जी नमस्कार, स्वागत है विताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के क्रम में हमने समझा था पूरे दिल्ली सल्तनत काल के बारे में, जिसमें हमने गुलाम वंश से लेकर और गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। अंतिम क्षण में हमने देखा था कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध होता है और उसके बाद दिल्ली सल्तनत का युग समाप्त हो जाता है और उसके बाद आ जाता है मुगल काल। लेकिन मुगल काल को शुरू करने से पहले हम दिल्ली सल्तनत के कुछ अन्य बिंदुओं को भी समझने का प्रयास करेंगे। दिल्ली सल्तनत काल में हम देखेंगे कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और आप देखेंगे कि किस प्रकार उसकी धार्मिक गतिविधियां थी, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ था, उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं समय को बिना व्यर्थ किए हुए। हम समझेंगे दिल्ली सल्तनत काल का युग जो था 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा। इसी में जो आप देखेंगे कि सामाजिक परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तन में जो था, सबसे पहले राजनीतिक प्रशासन कैसा था। प्रशासन का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो जनता के ऊपर शासन करे वही आपका प्रशासन था, जहाँ से जो है प्रशासन में दो तरह से प्रशासन चल रहे थे, एक केंद्रीय प्रशासन और दूसरा प्रांतीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में इस प्रशासन का प्रमुख स्वयं सुल्तान होते थे और प्रांतीय प्रशासन जो था, जिसमें आप देखेंगे कि प्रांत को इसके प्रशासक के रूप में इक्ता कहा जाता था। इक्ता ये प्रशासक होते थे। इसके बाद इक्ता को बाद में आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के समय में इसी को खालसा भूमि के नाम से भी जाना गया। और इसके बाद इक्ता के नीचे होता था परगना। जैसे आज के समय में हम लोग देखेंगे ब्लॉक होता है, तो ब्लॉक जो होता है परगना से हम लोग जो है तुलना कर सकते हैं। और उसके नीचे जो होता है वह होता है गांव, और ये गांव का जो प्रधान होता था वह चौधरी कहलाता था। जैसे आज के समय में गांव के प्रधान को मुखिया कहते हैं, वैसे ही उस समय जो राजशाही चल रहा था, सल्तनत काल जो चल रहा था, उस समय गांव के प्रधान को हम चौधरी कहते थे। और इस तरीके से प्रशासन बटा हुआ था, जिसमें केंद्रीय जो प्रशासन थे उसमें उसका प्रमुख जो होता था सुल्तान स्वयं होता था, और उसमें मंत्री परिषद का गठन होता था। मंत्री परिषद को सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत कहा जाता था। जैसे आज हम लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल कहते हैं, उसी तरीके से आप देखेंगे कि केंद्र में एक मंत्रिमंडल है, वैसे ही राज्य में मंत्रिमंडल है। तो ठीक इसी तरीके से एक केंद्रीय स्तर पर शासन होता था और एक प्रांतीय स्तर पर शासन होते थे। तो केंद्रीय स्तर पर जो मंत्री परिषद थे उसे मजलिस ए खलवत कहा जाता था, और उसमें जो सदस्य होते थे, जो मंत्री होते थे, उसमें सबसे प्रमुख मंत्री जो होता था वह होता था वजीर। वजीर को प्रधानमंत्री या दीवान ए वजारत के नाम से, जिसे प्रधानमंत्री एवं दीवान ए वजारत कहा जाता था, जो उस पूरे मंत्री परिषद का प्रमुख होता था। और उस सभी मंत्री परिषदों प्रमुखों का भी जो हेड होता था वह होता था सुल्तान। जैसे आज के समय में हम लोग देखेंगे कि केंद्रीय स्तर पर जो पूरे मंत्रिमंडल का जो प्रमुख होगा वह प्रधानमंत्री होगा, और उसके ऊपर आप देखेंगे कि राष्ट्रपति होता है। तो ये लोकतंत्र के अनुसार हम देख रहे हैं। वैसे ही राजशाही के समय में हम देखेंगे कि जो पूरे मंत्रिमंडल का हेड होता था वह होता था प्रधानमंत्री, या उसका दीवान ए वजारत उसे कहा जाता था, जो पूरे मंत्रिमंडल का हेड होता था। उसी तरीके से इन सभी मजलिस ए खलवत में कुछ अन्य मंत्री भी थे, जैसे आरिज ए मुमलिक जो थे वह सेना विभाग के हेड होते थे। जैसे वर्तमान में हम लोग रक्षा मंत्री कहते हैं, वैसे ही यह उस समय आरिज ए मुमलिक कहा जाता था, जो सैन्य विभाग का प्रधान होता था। आप समझ सकते हैं कि आरिज ए मुमलिक किसको कहा जाता था, तो सैन्य विभाग के प्रधान को आरिज ए मुमलिक कहा जाता था। इस मंत्री के पद पर यह जो है पद नियुक्त होते थे। इसी तरीके से हम देखेंगे कि पत्र व्यवहार का जो प्रधान होता था उसे दबीर ए खास कहा जाता था। उस समय पत्र का प्रचलन ज़्यादा होता था। जैसे हम लोग आज के समय में देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, चूँकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग एक देश से दूसरे देशों में वार्ता कर पाते हैं, वैसे ही उस समय में पत्र व्यवहार ज़्यादा प्रचलन में था। तो पत्र व्यवहार का जो प्रधान होता था उसे दबीर ए खास कहा जाता था। दबीर ए खास के अलावा हम देखेंगे कि दीवाने रिसालत जो है यह विदेश वार्ता, यह एक प्रकार का विभाग है। दीवाने रसालत इस विभाग के माध्यम से विदेशी वार्ता और उससे संबंध बनाने का प्रधान होता था।
ये संबंध बनाने वाला एक प्रमुख डिपार्टमेंट कह सकते हैं, उसका विभाग कह सकते हैं, यह दीवाने रसालत। जैसे अभी आज के समय में हम लोग विदेश मंत्री कहते हैं, वैसे ही विदेश मंत्रालय या फिर दीवाने रसालत उस वक्त कहा जाता था सल्तनत युग में। इसी तरीके से हम आगे समझेंगे कि धर्म विभाग का जो प्रधान होता था, जो धार्मिक गतिविधियों का जो गतिविधियों को देख रेख करता था, जो हेड होता था, उसे सद्र उस सुदूर कहा जाता था। सद्र उस सुदूर किसे कहते थे? तो धार्मिक विभाग का प्रधान होता था। धर्म विभाग का प्रधान सद्र उस सुदूर कहते थे। इसी तरीके से हम आगे समझेंगे काजी उल कजात। काजी उल कजात, काजी मतलब होता है जज। हमने पिछली क्लास के वीडियो में बताया भी था कि काजी अर्थात जज होते हैं, और वही काजी उल कजात जो है वह न्याय विभाग का प्रधान होता था। लेकिन सबसे हेड जो प्रधान होते थे न्यायिक क्षेत्र में, तो वो होता था सुल्तान। जैसे आज भी हम देखते हैं कि अभी हम देखेंगे कि आप जैसे जिला कोर्ट है, उसी तरीके से हम देखेंगे हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के बाद जो होते हैं वो होते हैं अंतिम निर्णय, आप देखेंगे लास्ट में राष्ट्रपति होते हैं। वैसे ही सबका प्रधान जो होता था सुल्तान होता था। और इसी तरीके से जो न्याय का प्रधान, जैसे न्याय विभाग का प्रधान हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वैसे ही न्याय विभाग का प्रधान काजी उल कजात था पहले। इसी तरीके से वरीद ए मुमलिक जो था गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। गुप्तचर विभाग का, जैसे अभी भी हम लोग समझेंगे कि गोपनीय डिपार्टमेंट होता है, जैसे रॉ, ISI, ये सब आप नाम समझते होंगे, ये सब गुप्तचर विभाग है जो किसी दूसरे देशों या इंटेलिजेंस ब्यूरो IB जो दूसरे देशों या देश में हो रहे कहीं अन्य गतिविधियों की जानकारी रखता है, वह गुप्त तरीके से अपने डिपार्टमेंट को बताने का प्रयास करता है। वह गुप्तचर विभाग का नाम उस समय वरीद ए मुमलिक था। वरीद ए मुमलिक, प्रश्न आता है कि वरीद ए मुमलिक किस विभाग से संबंधित है सल्तनत काल में, तो हम बताएंगे गुप्तचर विभाग से संबंधित है। मुझे लगता है कि ये बात आप समझ गए होंगे, यही क्वेश्चन आते हैं आपसे संबंधित। बाकी अन्य और भी डिपार्टमेंट थे, लेकिन उससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, इसलिए जिससे प्रश्न बनते हैं उसे हमने यहाँ पर नोटिफाई करने का प्रयास किया। जिसमें आप देखेंगे कि इंपॉर्टेंट हो गया दबीर ए खास, पत्र व्यवहार से संबंधित। उसी तरीके से दीवाने रसालत जो था विदेश वार्ता। सद्र उस सुदूर, तो ये था सद्र उस सुदूर धर्म विभाग का हेड होता था। काजी उल कजात न्याय विभाग का हेड होता था। वजीर अर्थात प्रधान, ये आप समझ रहे हैं, वजीर मतलब प्रधानमंत्री। तो इसे थोड़ा सा एक दो बार हम लोग देखेंगे जिससे आपका इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से बना सके। आगे हम बात करते हैं कि इस समय का जो है प्रशासनिक व्यवस्था में टैक्स की व्यवस्था क्या थी, यानी कर व्यवस्था क्या थी। चूँकि किसी भी राज्य को चलाने के लिए टैक्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि किसी राज्य की आय सही नहीं हो तो उस राज्य में कोई भी अच्छी कार्य नहीं हो पाएगी। अगर हमारे देश में आय कर की वसूली होगी तो हम अपने देश में अन्य कई ऐसी सुविधाओं को लागू करा सकते हैं। उसी तरीके से इस सल्तनत काल में कर व्यवस्था जो था वह कुछ इस प्रकार बांटे गए थे। निम्नलिखित मतलब लगभग 5 प्रकार के कर जो है बहुत उपयोगी था, इम्पोर्टेंट था, वह एग्जाम में आते हैं। जिसमें सबसे पहला हम बात करते हैं उस्र कर जो था, इसे हम मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर उस्र कहेंगे। जैसे हम इसको याद रखने के लिए हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आपने देखा होगा बंजर भूमि को हम लोग गांव में ऊसर भूमि कहते हैं, उरस गई भूमि, तो ऐसे भूमि को हम लोग उस्र कहते हैं। तो यह एक प्रकार का भूमि कर है जो किससे लिया जाता था, मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर है। तो ये उस्र कर कहा गया। इसी तरीके से खराज, यह भी एक प्रकार का लगान है। खराज भी भूमि कर से संबंधित है। खराज जो है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। तो गैर मुसलमानों से कितना भूमि कर लिया जाता था, तो कहीं 1/3 तो कहीं 1/2 देखने को मिलेगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो खराज था उस समय जो है टैक्स बढ़ा दिया गया, और टैक्स बढ़ा कर दिया गया 1/2, यानी लगान बढ़ा दिया गया, सीधे आधा लगान कर दिया गया। तो यही कहा जाता है कि खराज किससे संबंधित है, तो भूमि कर से संबंधित है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो भूमि कर, गैर मुसलमानों से लिए जाने वाले भूमि कर को खराज कहेंगे, और मुसलमानों से लिए जाने वाले भूमि कर को उस्र कहेंगे। इसी तरीके से जकात और जजिया, ये 2 जो है धार्मिक टैक्स है। तो जकात जो है धनवान मुसलमानों से लिया जाता था धार्मिक कर,
या अन्य ऐसे जो है जो मुसलमान से इत्र होते थे हिंदू को छोड़ करके, तो उसे भी जो धार्मिक टैक्स लिया जाता था उसे जकात कहा गया। तो इनसे जो जकात लिया जाता था लगभग 2.5% लिए जाते थे। जकात मतलब एक प्रकार का धार्मिक टैक्स है। धार्मिक गतिविधियों से जो धनवान मुसलमान हैं वो अपनी स्वेच्छा से एक टैक्स देते थे राजा को, वही जकात कहा गया। जकात जो है ये धार्मिक जो है टैक्स है। अब आपसे क्वेश्चन बनता है कि खराज किस प्रकार का टैक्स है, किस प्रकार का कर है? भूमि कर, धार्मिक कर, सैन्य कर, या इनमें से कोई नहीं? तो खराज जो होगा वह भूमि कर होगा। वैसे ही उस्र किस प्रकार का कर है? तो यह भी भूमि कर है जो मुसलमानों से लिया जाता था। वैसे ही यहाँ हम देखेंगे जकात जो है आप मुसलमानों से, जो धनवान मुसलमान थे उससे लिए जाने वाले कर को जकात कहा गया। इधर हम देखेंगे फिरोज शाह तुगलक के समय में हिंदुओं को जिम्मी कहा गया और फिरोज शाह तुगलक ने एक नया कर शुरू किया जिसका नाम है जजिया। ये जजिया कर जो है ब्राह्मणों पर या गैर मुसलमानों पर जो धार्मिक गतिविधियों पर टैक्स लिया जाता था उसे जजिया कर कहा गया। तो जजिया कर यह एक प्रकार का धार्मिक कर है जो गैर मुसलमानों से लिए जाने वाले कर होते थे। इसी तरीके से इसके बाद हुआ खम्स। खम्स जो है यह एक प्रकार का लूट का भाग होता था। जैसे अगर कहीं हम देखेंगे कि कहीं युद्ध होगा या सेना कहीं दूसरे क्षेत्रों पर लूट मार करती है तो वहाँ से लूट का माल जो लाएगी उसका 1/5 भाग या 4/5 भाग किसको देना होता था? तो सल्तनत यानी सुल्तान को देना होता था। तो इसे हम खम्स कहेंगे। कहीं कहीं ये कहा गया कि उसका 1/5 भाग दे दो, और कहीं ऐसे देखने को मिलेगा कि नहीं, पूरे लूट में सबसे ज़्यादा जो अधिकारी होता है वह सुल्तान होता है, तो सुल्तान के हिस्से में ज़्यादा मात्रा में हिस्सा जाए इसलिए वहाँ पर 4/5 कर दिया गया। तो यही आपसे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि खम्स कितना दिया जाता था? तो 1/5 और बाद में इसको 4/5 कर दिया गया। तो यह लूट का भाग होता था। सेना के द्वारा लूटे गए माल का जो हिस्सा सुल्तान के खाते में जाता था उसे खम्स कहते थे। तो यह 5 निम्न प्रकार 5 जो है ये महत्वपूर्ण आपके टैक्स हो गए। तो एक प्रश्न बनता है कि क्या सल्तनत काल में सिर्फ 5 ही कर थे? नहीं, इसके अलावा भी कर थे। इसके अलावा भी कुछ अन्य कर थे। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय में आपने देखा कि 24 प्रकार के टैक्स को उसने समाप्त कर दिया और 4 नए टैक्स को जोड़ दिया। पहले भी टैक्स थे, इसके बावजूद भी छोटे छोटे अन्य टैक्स थे, अन्य कर थे, जिसमें आप देखेंगे कि इसके अतिरिक्त व्यापारिक कर था, इसके अतिरिक्त चारागाह कर था। तो चारागाह कर यानी कि दुधारू पशुओं के चारागाह में चराने के लिए चराई कर लगता था, उसे चारागाह कर कहेंगे। सिंचाई कर लगता था। सिंचाई कर फिरोज शाह तुगलक ने ही 5 बड़े बड़े नहर का निर्माण करवाया और उसके बाद बोला कि सिंचाई कर, यदि इस नहरों के द्वारा अगर सिंचाई करते हैं तो आपके लगान के अलावा 1/10 भाग सिंचाई कर देना होगा। तो यह सिंचाई कर भी एक नया कर था। इत्यादि अन्य और भी कर लिए जाते थे। लेकिन जो आपके महत्वपूर्ण कर है वो 5 कर एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखना है। पहला तो 4 आपको याद रखना है, खम्स, खराज, जजिया, जकात, और एक उस्र। तो उस्र भी एक लगान ही था जो मुसलमानों से लिया जाता था। अब आगे हम देखते हैं कि इसके अलावा प्रशासनिक व्यवस्था में ही सैनिक संगठन किस प्रकार का था। तो सैनिक संगठन 4 प्रकार के सेना थे। 4 प्रकार के सेना थे, जिसमें हम देखेंगे कि एक जो होते थे जो सुल्तान के सैनिक होते थे। सुल्तान के सैनिक के रूप में जो भर्ती लिया जाता था वह जो होगा वह आपके सुल्तान के सैनिक अलग हो गए। इसी तरीके से इक्तादारों के रूप में जो सैनिक भर्ती होते थे वह इक्तादारों के सैनिक अलग होंगे। इक्तादार आप समझ रहे हैं कि जो प्रांत को इक्ता कहा गया। अब इक्ता के लिए जो सेना होंगे वह आपका इक्तादारों का सेना होगा। जैसे आज के समय में हम देखेंगे कि केंद्रीय स्तर पर एक सेना होते, एक राज्य स्तर पर सेना होते। तो जो केंद्र स्तर पर होंगे वह सुल्तान के सेना, हम उसकी तुलना हम कर सकते हैं कि सुल्तान की जो सेना होती थी वह केंद्रीय स्तर की सेना थी, और जो प्रांतीय स्तर पर सेना होते थे उसे इक्तादारों की सेना के रूप में भर्ती लिया जाता था। और तीसरा एक होते हैं अस्थायी सैनिक। अस्थायी सैनिक का मतलब ये हुआ कि जब युद्ध होगा तो युद्ध के समय में सेना का चयन होगा, उस समय भर्ती लिया जाएगा। तो ये अस्थायी सैनिक थे, यानी युद्ध के समय में ही
सेना रहेंगे और बाकी उसके बाद फिर उन्हें पदमुक्त किया जा सके। तो ये अस्थायी सैनिक की भर्ती होती थी। और चौथा होता था मुसलमान। मुसलमान जो है स्वयं एक सेना के रूप में होते थे। जब हिंदुओं के बीच विरोध युद्ध होता है तो सभी मुसलमान, कुछ मुसलमान जो है एक सेना के रूप में खड़े हो जाते हैं। तो यह भी एक सेना के रूप में ही काम करते थे जो सुल्तान के समर्थक थे। तो आप देखेंगे कि 4 प्रकार के सेना यहाँ देखेंगे। एक तो भर्ती वाले सेना और एक बिना भर्ती वाले सेना। भर्ती वाले सेना में 3 भर्ती वाले सेना हुए और चौथा जो है मुसलमान बिना भर्ती के सेना हो गए। तो यही जो है 4 प्रकार के सेना की बात की गई। इसी तरीके से हम देखेंगे सेना के 3 भाग थे। यह 4 प्रकार का सैनिक तो समझे। अब सेना के भी 3 डिपार्टमेंट, 3 भाग। पहला भाग जो हो गया जिसे घुड़सवार कहेंगे, उसकी तरीके से गज सेना, घुड़सवार सेना जो घोड़े के साथ सेना चलती थी। गज सेना, यह जो है घुड़सवार सेना भी सबसे प्रमुख सेना थी। यानी घुड़सवार सेना घोड़े के ऊपर सेना बैठकर और भगदड़ मचा सके, ऐसी सेना तेज रफ्तार से किसी युद्ध में जो है वार कर सके, ये घुड़सवार सेना बहुत महत्वपूर्ण थी। इसी तरीके से गज सेना किला तोड़ने के लिए प्रमुख सेना थी। गज सेना हाथियों पर विराजमान होकर और जो है किला तोड़ने का प्रयास करे, वो गज सेना थी। इसी तरीके से पैदल सेना, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में जो संख्या होती थी सेना की, वह पैदल सेना की संख्या होती थी और यह भी इम्पॉर्टेंट थी, यह भी महत्वपूर्ण थी। इसके बाद हम देखेंगे सेना के संगठन एवं पदों का विभाजन जो है दशमलव प्रणाली पर आधारित था। जो सेना का संगठन होता था वह दशमलव प्रणाली पर आधारित था। अब दशमलव प्रणाली क्या है इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आज भी देखिएगा कि कुछ सैनिक टुकड़ियों का एक प्रमुख होता है और कई टुकड़ियों का फिर एक प्रमुख होता है, फिर उस प्रमुख का भी एक और प्रमुख होता है। तो यही चीज़ जो है दशमलव प्रणाली पर आधारित है। 10 सेना के ऊपर एक अधिकारी और उसी तरीके से 10 अधिकारियों के ऊपर एक और अधिकारी, उसी तरीके से उससे बड़े 10 अधिकारियों के ऊपर एक और अधिकारी, यही दशमलव प्रणाली है। जिसमें आप देखेंगे यहाँ से समझ सकते हैं कि जैसे 10 घुड़सवार यानी 10 घोड़े वाले सेना जो है उसके ऊपर एक अधिकारी एक शेरे खेल कहा जाता है। और इसी तरीके से 10 शेरे खेल के ऊपर जो अधिकारी होता था एक सिपह सलार कहा जाता था। जैसे हम लोग देखेंगे कि जैसे ये होता है कि 10 कोई सेना है और 10 सेना के ऊपर एक हवलदार जमादार होते हैं, उसी तरीके से 10 जमादार के ऊपर एक और अधिकारी हो गया, इसी तरीके से उस अधिकारी के ऊपर एक और अधिकारी हो गया। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि 10 शेरे खेल, 10 घुड़सवार, एक शेरे खेल जो होता था वह 10 घुड़सवार सेना के ऊपर एक अधिकारी नियुक्त होते थे और 10 शेरे खेल के ऊपर एक सिपह सलार होते थे। यानी 10 शेरे खेल में लगभग 100 घुड़सवार आ गए। यानी 10 घुड़सवार मतलब एक शेरे खेल और 10 शेरे खेल का मतलब 10 100 घुड़सवार हो गए। तो इन 100 घुड़सवारों पर एक सिपह सलार होंगे या एक सिपह सलार। इसी तरीके से 10 सिपह सलार के ऊपर एक अमीर होंगे, ये एक अमीर अधिकारी होते थे। जैसे हम समझते हैं कि एक सेना, कुछ सेना की टुकड़ी को हम कहेंगे इसके ऊपर एक ये हो जाएगा हवलदार, उसके ऊपर दारोगा और कई दारोगा को मिलाकर डीएसपी, उसके बाद एसपी और उसी तरीके से ऊपर आप देखेंगे आईजी, डीआईजी, उसी तरीके से डीजीपी, ये ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। जैसे वर्तमान में हम सेना को देखते हैं वैसे ही उस समय भी सेना जो थी कुछ इसी प्रकार बटी थी। इसको दशमलव प्रणाली कहेंगे। 10-10 के टुकड़ियों में बांटकर एक जो है अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। तो 10 घुड़सवार बराबर एक शेरे खेल, 10 शेर खेल बराबर एक सिपह सलार और 10 सिपह सलार बराबर एक अमीर और 10 अमीर बराबर एक मलिक होते थे और 10 मलिक बराबर एक खान होता था जो सबसे ऊपर होता था, खान। तो आप समझ सकते हैं कि यह दशमलव प्रणाली पर यह सेना को विभाजित किया गया था। इसमें आगे हम समझेंगे कि न्याय की जो व्यवस्था थी और दंड की व्यवस्था जो थी वो बहुत दंड जो है सबसे कठोर दंड की व्यवस्था थी। जैसे मांस ले लेना, आपने देखा होगा कि जब ये था अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था को सुदृढ़ किया और उसी में उसने माप तौल की विधि को, माप तौल अच्छे तरीके से हो, ईमानदारी पूर्वक हो। अगर कोई बेईमानी करता है तो जितना बेईमानी करेगा उतना उसके शरीर से मांस ले लिया जाएगा। तो दंड जो था कठोर दंड था। यहाँ आप देखेंगे कि न्याय एवं दंड की व्यवस्था के लिए राज्य का सबसे प्रधान जो होता था, प्रधान न्यायाधीश स्वयं सुल्तान होता था।
पूरे राज्य का प्रधान न्यायाधीश कौन होता था? तो स्वयं जो है सुल्तान होता था। जैसे वर्तमान में भी देखेंगे कि सबसे न्याय के सबसे ऊपर का जो हेड होगा वह राष्ट्रपति होते हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे कि सुल्तान और धार्मिक मामलों में आप देखेंगे सद्र एवं काजी की सहायता से ली जाती थी। धार्मिक मामलों में जो न्याय होते थे जो काजी की सहायता से और सद्र की सहायता से लिए जाते थे न्याय। इसी तरीके से दंड का विधान जो था बहुत अधिक कठोर था, जो कि मैंने अभी बताया। दंड का विधान बहुत हार्ड था और इस तरीके से दंड जो है अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों के ऊपर अलग अलग तरीके का दंड का विधान भी देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि इस समय जो है समाज भी वर्ण व्यवस्था के आधार पर दंड था, जिसमें इससे पहले हमने पढ़ा था क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, उसके आधार पर भी दंड की विधान इसमें देखने को मिलेगा। इधर हम देखेंगे कि जो विभाग थे, कई बार प्रश्न आते हैं कि दिल्ली सल्तनत काल में किस विभाग को किसने शुरू किया और वह किस क्षेत्र से संबंधित है, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखेंगे विभाग का मतलब जहां दीवान लिख देगा, दीवान का मतलब समझ लीजिए कि वह किसी न किसी डिपार्टमेंट की बात कर रहा है। तो दीवान अर्थात दीवान ए मुस्तखराज, तो मुस्तखराज जो था यह किससे संबंधित था? राजस्व वसूलने से संबंधित था। अधिकारी राजस्व वसूलने से संबंधित जो होते थे वह मुस्तखराज अधिकारी कहे जाते थे। और उसी ने अलाउद्दीन खिलजी ने एक विभाग की स्थापना की जिसका नाम था दीवान ए मुस्तखराज, जिससे राजस्व को एकत्र किया जाए, और वही था वित्त से संबंधित। जैसे अभी के समय में राजस्व एकत्र जो होता है संभालनालय के द्वारा, और उसके ऊपर आप देखेंगे तो एक वित्त मंत्रालय होता है जो है रुपए पैसों का लेखा जोखा रखता है। तो वही चीज़ जो है अलाउद्दीन खिलजी ने एक विभाग की स्थापना की, नाम है दीवान ए मुस्तखराज, जो किससे संबंधित है? तो वित्त से संबंधित है। इसी तरीके से आगे हम समझेंगे दीवान ए कोही। दीवान ए कोही जो है कृषि से संबंधित है, और कृषि का सर्वाधिक डेवलपमेंट हम देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रयास किया था लेकिन असफल रहा। इसी ने एक विभाग की स्थापना की, नाम था दीवान ए कोही, जो किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। इसी तरीके से दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज जो है बलबन ने शुरू किया था, जो सेना को सुदृढ़ करने के लिए। बलबन ने पहली बार रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया और तलवार के बल पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और उसी ने सेना का जो है सुदृढ़ीकरण, सेना को एक मजबूती देने के लिए उसने एक विभाग की स्थापना की जिसका नाम था दीवान ए अर्ज, जो सेना से संबंधित है। इसी तरीके से हम देखेंगे दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। इसी के समय में दासों की संख्या बहुत अधिक थी। हमने बताया था कि फिरोज शाह तुगलक के समय में 1,80,000 दास की देखरेख के लिए उसने विभाग की स्थापना किया, नाम है दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान किससे संबंधित है? तो दास से संबंधित है। दीवान ए बंदगान किसने शुरू किया, किसने स्थापित किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, FST। इसी तरीके से हम बात करेंगे दीवान ए खैरात, यही फिरोज शाह तुगलक ने ही शुरू करवाया था। दीवान ए खैरात और दान से संबंधित है, जो लाचार व्यक्ति और महिलाओं, विधवा महिलाओं को दान देने से संबंधित था, खैरात देने से संबंधित था। इसको शुरू किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, जिसे दीवान ए खैरात कहा गया। और फिरोज शाह तुगलक ने ही पेंशन योजना के लिए, पेंशन से संबंधित यानी वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन दिया जाए, उसके लिए उसने एक विभाग की स्थापना की, नाम है दीवान ए, आप देखेंगे इस्तिहाक। दीवान ए इस्तिहाक यह पेंशन से संबंधित है, जो सेनाओं या अन्य कर्मचारी जो सुल्तान के लिए कार्य कर रहे हैं उनके वृद्धावस्था में पेंशन दिया जाए। फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग की स्थापना की जिसका नाम है दीवान ए इस्तिहाक। तो यह आपसे इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान में रखेंगे, इससे निश्चित ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो एक बार देख लेंगे, मुझे उम्मीद है कि ये आपको याद हो जाएंगे। इसी तरीके से आगे हम देखेंगे कि समय की सामाजिक स्थिति क्या थी। तो सामाजिक स्थिति, समाज में मुसलमान कई वर्गों में विभाजित थे। एक मुसलमान जो तुर्क से आए थे, अफगान से आए थे, और दूसरे मुसलमान यहाँ के हिंदू जो दबाव में आकर अपने आप को या अन्य धर्म, अपने आप को मुसलमान जो है धर्म को अपना लिए, वो एक अलग मुसलमान। और इसी तरीके से मुसलमानों में देखिएगा यहाँ पर भी शिया मुसलमान अलग हुए, सुन्नी मुसलमान अलग हुए, और उसमें भी विरोधाभास देखने को मिला। तो मुसलमान जो है कई वर्गों में विभाजित थे। इसी तरीके से कुछ विभाजित हिंदुओं में जाति व्यवस्था थी। हिंदू भी जो थे वह जाति व्यवस्था में जो है बटे हुए थे।
इस समय जो है सल्तनत काल में देखेंगे कि क्षत्रिय जो राजपूत लोग थे उन लोगों का वर्चस्व अच्छा था, उन लोगों का राजशाही चल रहा था, और बाकी अन्य जो देखेंगे जातियाँ वो अलग अलग जातियों में बटी थी और एक दूसरे को मतलब एक यूनिटी नहीं देखने को मिला, एक यूनिटी जो होता है वो यूनिटी देखने को नहीं मिला, जिसके कारण अन्य जो है विदेशी आक्रमण होते हैं और विदेशी यहाँ पर राज करके चले जाते हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे कि इस समय दास थे, दासों की स्थिति, दास का मतलब ये दास जो है आप उत्तर पश्चिम क्षेत्रों से लाए गए कुछ दास थे, खरीदे गए दास थे। तो दासों की स्थिति ऐसा नहीं कि इन्हें मारा पीटा जाता हो और शोषण किया जाता हो और नौकरों की तरह वर्चस्व और नौकरों की तरह रखा जाए, ऐसा नहीं। दास जो थे वो राज दरबार में भाग ले सकते थे, युद्ध में भाग ले सकते, सेना के रूप में काम कर सकते थे, तो इनकी स्थिति कुछ अच्छी थी। लेकिन जब आप देखेंगे मध्यकालीन भारत स्थिति में जो स्त्रियों का स्थिति जो था वो बहुत नीचे गिर गया था। एकमात्र आप देखेंगे स्त्री शासिका नाम है उनका जो रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान ही केवल शासिका होती है, लेकिन अंत में उन्हें भी जो है पदच्युत कर दिया जाता है और रास्ते में ही उसकी हत्या कर दी जाती है। तो स्त्रियों की स्थिति आप देखेंगे यहाँ पर अच्छा नहीं था। मुसलमान जो शासक थे वो स्त्रियों को सिर्फ उपभोग की वस्तु समझते थे, लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे स्त्रियों की स्थिति बिल्कुल दयनीय हो चुकी थी। घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, राज दरबार में भाग नहीं ले सकती थी, एक अपवाद के रूप में रजिया सुल्तान को छोड़कर बाकी अन्य स्थितियों की स्थिति बहुत दयनीय थी। इसके बाद आप देखेंगे कि इस समय की आर्थिक स्थिति क्या थी, तो अर्थव्यवस्था जो है बहुत अच्छी थी। भारत जो था समृद्धशाली था, क्योंकि यहाँ पर अधिशेष कृषि होता था, खेती बहुत अच्छी होती थी, तो समृद्धशाली होता देश था, कारण कि यहाँ पर कृषि व्यवस्था जो था अधिशेष कृषि था, यानी अपने खाने से ज़्यादा हम लोग कृषि करते थे। इसलिए इस कृषि के उपज को हम अपने देश के अलावा दूसरे देशों में व्यापार भी करते थे, इसलिए एक समृद्धशाली भारत था। अब इसी समय हम देखेंगे कि इस समय उद्योग की स्थिति भी अच्छी थी। यहाँ पर कपड़ा निर्माण बहुत अच्छा होने लगा मध्यकालीन भारत में, और कपड़ा सूती वस्त्रों का जो है इस क्षेत्र में व्यापार के अलावा, आंतरिक व्यापार के अलावा बाह्य व्यापार का भी जो है प्रमाण देखने को मिला। इस समय उद्योग भी अच्छे थे, व्यापार भी अच्छे चल रहे थे, तो यहाँ अर्थव्यवस्था की स्थिति भारत की अच्छी थी। तो यह समझ सकते हैं कि यह दिल्ली सल्तनत काल का जो है जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवनों के पहलू से संबंधित कुछ बिंदु थे जिसे हमने आज कवर कराया। अगले क्लास के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सल्तनत काल में जो स्थापत्य कला थे, जो निर्माण कला थे, उसके बारे में समझेंगे कि किसने कौन से निर्माण करवाए और उसके पीछे वह कौन कौन सी कलाएं थी, उसे समझने का प्रयास करेंगे, जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी इंपॉर्टेंट होगा। अगर इससे संबंधित आपको ऑब्जेक्टिव मिलता है तो ऑब्जेक्टिव आप निश्चित ही बनाएं। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर कोई क्यूरी रहता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आए, कमेंट करें। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले क्लास के लेक्चर के साथ। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।